दोस्तों नमस्कार। ये जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये यूपी बोर्ड में 2011 में 12 में 14 में 15 में आया है। एक बच्चे ने हमसे पूछा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर परिभाषित संबंध R जहां AB रिलेटेड टू CD इफ ओनली इफ AD इक्वल टू BC एक तुल्यता संबंध है। मतलब एक जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर पर परिभाषित है। ये रिलेशन है, हमें ये दिखाना है इस रिलेशन में कंडीशन AD इक्वल टू BC, वही एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। कह रहा है एक तुल्यता संबंध है, यानी कि रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब कोई संबंध इक्विवेलेंस यानी कि तुल्यता संबंध को फॉलो करता है कोई रिलेशन, अगर वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जैसे सममित, स्वतुल और संक्रमक। स्वतुल कहें तो रिफ्लेक्सिव, सममित कहें तो सिमेट्रिक और संक्रमक कहें तो ट्रांजिटिव। आइए इसको आप सॉल्व करते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा तो हम कह देंगे हमारा रिलेशन जो है तुल्यता संबंध है, वरना नहीं। एक नेचुरल नंबर का हम सेट लेते हैं, मैंने ले लिया 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट ले लिए। पहले हम अपना रिलेशन बनाते हैं। अब क्या है कि इसमें एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए, कौन सी? AD इक्वल टू BC। अब A की वैल्यू मैं ऐसे मान ले रहा हूँ, A की वैल्यू 1, D की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, दोनों ओर गुणनफल करेंगे तो 1 ही बनाएगा। लेकिन मुझे किस किस को लेना? A का B के साथ पेयर, देखो A का B के साथ, C का D के साथ, C का D के साथ, N के, यानी कि 1 का 1 के साथ 1 1 और C का D के साथ 1 1। यही पेयर हुआ। अब मैं इनकी वैल्यू अब 2 2 रख दे रहा हूँ, 3 3 रख दे रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 ही एलिमेंट ले रहा हूँ। तो A की जगह मैंने 2 रख दिया, B की जगह 2, A सारे 2 2 रख दिया, तो गुणनफल करेंगे 4 आएगा। वही 1 का 2 से और 2 का 2 से, यानी कि अगला पेयर मुझे मिल जाएगा 2 2। अब मैं अगला लिख दे रहा हूँ 3, यानी कि अंक 3 को पुट कर दे रहा हूँ, तो 3 का 3 के साथ हमें वही पेयर मिलेगा 3 का 3 के साथ। अब मैं वैल्यू चेंज कर ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अब मैं A की वैल्यू, यानी कि ये दो वैल्यू ले रहा हूँ 1 का 2 से। A की वैल्यू मैंने 1 रखा और D की वैल्यू मैंने 2 रख दिया, B की वैल्यू 2 रखा और C की वैल्यू 1 रखा। अब A का B के साथ तो 1 का 2 के साथ यही बनेगा, C का D के साथ तो 1 का 2 के साथ। तो अगला पेयर हमें क्या मिला? 1 2 और फिर इधर से 1 2। अब इनकी वैल्यू इंटरचेंज कर ले रहा हूँ, A की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 2। तो फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो मुझे क्या मिलेगा? A का B के साथ, A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू कितनी है? 1, तो 2 1 मिलेगा, इधर भी 2 1 मिलेगा। इसको लिख ले रहा हूँ 2 1 और 2 1, ए पेयर मिला। अब मैं अगला एलिमेंट चेंज कर रहा हूँ, 1 का 2 के साथ लिया था, अब 1 का 3 के साथ ले रहा हूँ। अब मैंने क्या किया? A की वैल्यू 1 रखी और D की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 3 रखी और C की वैल्यू 1, तभी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, दोनों गुणनफल बराबर आएगा। क्या करना है? A का B के साथ तो 1 का 3 के साथ, C का D के साथ तो C यानी कि 1 का 3 के साथ, क्योंकि मुझे यही तो लेना है, A का B के साथ, C का D के साथ पेयर। तो मेरा अगला पेयर क्या बन जाएगा? 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ पेयर और 1 का 3 के साथ पेयर, यही बना। अब अगला मैं लिखता हूँ, अगला मैं इंटरचेंज कर ले रहा हूँ वैल्यू, तो इधर कर लेता 3, इधर 1, इधर 1, इधर 3, तो 3 यानी कि A का भी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3,
ए का बी के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ और 3 का 1 के साथ, अगला पेयर ये मिला। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 और 3 ले रहा हूँ एलिमेंट। तो क्या किया मैंने, ए की वैल्यू 1 ले ली और डी की वैल्यू 3 ले ली और बी की वैल्यू 3 ले ली और सी की वैल्यू 1 ले ली। तो अब 3 बन जा 3, ए का बी के साथ 1 3 ए रखा है, तो इसको नहीं लेते हैं, 2 3 लेते हैं। ए की वैल्यू मैंने 2 ले ली और डी की वैल्यू 2, ए वाली पेयर ले रहे हैं। तो 2 और 3 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 1 का ए का बी के साथ तो 2 3 और सी का डी के साथ तो इधर भी 2 3, यही पेयर तो बना। लिख लेता हूँ, क्या है कि 2 का 3 के साथ पेयर, 2 का 3 के साथ। अब वैल्यू इंटरचेंज कर ले रहा हूँ, ए की वैल्यू 3 ले ली और डी की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 2 ले ली और सी की वैल्यू 3, तब भी 3 6 हो जाएगा। इसका इसके साथ पेयर, इसका इसके साथ, तो क्या होगा 3 2 और 3 2, यही बनेगा। इसको भी लिख ले रहे हैं, 3 2 3 2। अब इसके अलावा मैंने 3 ही एलिमेंट लिए नेचुरल नंबर के, इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनेगा। यहाँ लिख दो n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैंने कौन सा सेट लिया, 1 2 3, इस पर ये वाला रिलेशन डिफाइन है। अब मैं पहली प्रॉपर्टी को देखता हूँ, कौन सी है, रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य। पहली प्रॉपर्टी में चेक करता हूँ, स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव। क्या होती है रिफ्लेक्सिव, कहते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि सेट ए के हर एलिमेंट के लिए ए का ए से पेयर रिलेशन में होना चाहिए। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू आर। जो ए रिलेटेड टू ए है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का पेयर रिलेशन में होना चाहिए। किसके, ए के हर एलिमेंट के लिए। तो नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें कौन से एलिमेंट है, 1 2 3। तो ए कह रहा है कि 1 का 1 से पेयर होना चाहिए, 2 का 2 से पेयर, 3 का 3 से पेयर रिलेशन में होना चाहिए। देखो 1 का, देखो 1 1 ये रखा भाई, ए वाला जो पेयर है 1 1, इसके लिए, इस वाले पूरे पेयर के लिए ए एलिमेंट का काम करेगा। तो यहाँ देखो मुझे 1 1 रखा है, 2 2 पेयर भी रखा है, 3 3 पेयर भी रखा है। तो हम कह सकते हैं हमारा रिलेशन जो है वो स्वतुल्य है। इस बात को लिख लो, 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 भी रखें तो हम कह सकते हैं, ये देखो 3 3 बिलोंग्स टू आर। अतः जो हमारा संबंध है, अतः संबंध आर एक स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य संबंध है। रिलेशन जो आर है वो कैसा है, एक स्वतुल्य संबंध है, यानी कि रिलेशन आर को मैंने रिफ्लेक्सिव दिखा दिया। अब मैं सिमेट्रिक चेक करता हूँ, कौन सा, सिमेट्रिक। दूसरा मैं सममित चेक कर ले रहा हूँ, सममित सिमेट्रिक। अब कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, ये 2 एलिमेंट पे डिफाइन होता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, सेट ए के ए और बी हर एलिमेंट के लिए ए रिलेटेड टू बी है, तब बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि ए का बी के साथ पेयर अगर रिलेशन में है, तब
बी का ए के साथ पेयर रिलेशन में होना चाहिए। मतलब 1 का 2 के साथ अगर पेयर रिलेशन में है तो 2 का 1 के साथ भी पेयर रिलेशन में होना चाहिए। देखो मैं अब 1 1 है और इसमें एक कंडीशन और होती है, अगर A इक्वल टू बी यानी A और B दोनों बराबर एलिमेंट हैं तब क्या होता है कि A रिलेटेड टू A हो, मतलब A का पेयर रिलेशन में हो, अर्थात B रिलेटेड टू B होना चाहिए, मतलब B का पेयर रिलेशन में हो अगर दोनों एलिमेंट बराबर हैं। अगर A के बराबर हुआ तो A नहीं हो गया, अगर दोनों एलिमेंट ऐसे हैं तो A कंडीशन फॉलो करते हैं। अब यहाँ देखो A की वैल्यू भी 1 है और B की वैल्यू भी 1 है तो 1 1 रखा है, A रिलेटेड टू A। देखो इसी प्रकार 2 2 3 3 रखा है अगर इस कंडीशन को देखें तो। अब मैं देखता हूँ 1 का 2 के साथ पेयर रिलेशन में है 1 2 1 2, तो 2 1 2 1 होना चाहिए। देखो A है, तो इस बात को मैं लिख दे रहा हूँ कि 1 2 बिलोंग्स टू R, तब 2 1 2 1 होना चाहिए। देखो 2 1 2 1 ये रखे, 2 1 2 1 बिलोंग्स टू R। देखो 1 3 1 3 ये रखे तो 3 1 3 1 ये रखे, इस बात को भी लिख दो 1 3 बिलोंग्स टू R, तब 3 1 बिलोंग्स टू R। यानी 1 का 2 के साथ पेयर रिलेशन में है तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए। इसी प्रकार देखो 2 3 2 3 है तो 3 2 3 2 रखें। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सारे पेयर का अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा संबंध है, अतः संबंध R कैसा है, सममित है, यानी कि सिमेट्रिक है, सममित है। नहीं जो हमारा रिलेशन है वो हम रिफ्लेक्सिव भी दिखा चुके, सममित भी दिखा चुके, यानी सिमेट्रिक भी। अब मुझे दिखाना है ट्रांजिटिव। तीसरी और अंतिम कंडीशन दिखाना है मुझे ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक। कोई रिलेशन संक्रामक कब होता है, इसमें 3 एलिमेंट लेते हैं। फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू A, सेट A के 3 एलिमेंट के लिए, लगातार 3 एलिमेंट लेंगे। 3 एलिमेंट के लिए अगर A B बिलोंग्स टू R है, मतलब A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू C है, तब A रिलेटेड टू C होना चाहिए। इस बात को ऐसे देखो, A का B से साथ पेयर रिलेशन में है, B का C के साथ पेयर रिलेशन में है, B का C के साथ पेयर रिलेशन में है, तब A का C के साथ पेयर रिलेशन में होना चाहिए। इस बात को एक भाषा में और देखते हैं कि A B का पेयर अगर रिलेशन में है और यहाँ ऐसा पेयर है जो B से स्टार्ट हो रहा है, B C का पेयर रिलेशन में है। देखो A का B से, अब B का इस पेयर का अंतिम एलिमेंट भी है, दूसरे पेयर का अंतिम स्टार्टिंग एलिमेंट भी है B का C के साथ, तो इसको इससे क्रॉस करेंगे तो ऐसे ही बचेगा। तब कहते हैं कि A का जो C के साथ पेयर है वो रिलेशन में होना चाहिए, तो हम कह देते हैं हमारा रिलेशन है संक्रामक है। एक कंडीशन और आती है कि A का B के साथ पेयर रिलेशन में है, लेकिन ऐसा कोई पेयर उपलब्ध नहीं है जो B से स्टार्ट हो रहा, मतलब BC रिलेशन में नहीं है, अर्थात AC रिलेशन में है, ऐसा कोई पेयर नहीं है जो C से स्टार्ट हो रहा हो। तो हम कह सकते हैं कि A का C के साथ पेयर रिलेशन में है और ऐसा कोई पेयर नहीं जो C से स्टार्ट हो रहा हो, तो हम कह देते हैं कि जो हमारा जो रिलेशन है वो भी संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव है, मतलब सिंगल पेयर भी ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ। अब देखो 1 का 1 के साथ पेयर है, 1 का 1 के साथ, ऐसा कोई पेयर ढूंढो जो 1 का 1 के साथ हो, कोई नहीं दिख रहा है इसके अलावा। इसी प्रकार 2 का 2 के साथ, 2 का 2 के, ऐसा कोई पेयर ढूंढो जो 2 का 2 के साथ स्टार्ट हो रहा है, कोई नहीं दिख रहा। तो
अब मैं इसको देखता हूँ 1 2 1 2। भाई इसके लिए ये जो पेयर है इसके लिए तो ये पेयर का काम करेगा 1 2 एलिमेंट। ऐसा कोई पेयर ढूंढो जो 1 2 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा तो कोई नहीं दिख रहा मुझे। 2 1 2 1 कोई नहीं दिखा। अब मैं 1 2 देख रहा हूँ 1 2, ऐसा कोई पेयर देखो जो 2 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये 1 2 से है 2 1 से तो नहीं है, नहीं दिख रहा। 1 3 1 3 ऐसा कोई पेयर देखो जो 1 3 से स्टार्ट हो रहा, कोई नहीं दिख रहा 3 1 से। यानी कि सारे सिंगल पेयर हैं। देखो ये 2 1 2 3 2 3 से हैं, ये 3 2 से हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2 1 बिलोंग्स टू आर। बाकी ऐसा कोई पेयर ही नहीं है जो 2 1 से स्टार्ट हो रहा हो, है ना। दूसरा 3 1 बिलोंग्स टू आर। अब ऐसा कोई पेयर ही नहीं है जो 3 1 से स्टार्ट हो रहा हो, सारे सिंगल पेयर हैं। तो हम क्या कहते हैं कि सिंगल पेयर ट्रांजिटिव होता है। अतः जो हमारा रिलेशन है वो संक्रमक भी है। अतः संबंध और संक्रमक है। अब ये हमारे रिलेशन ने तीनों कंडीशन को फॉलो कर लिया, रिफ्लेक्सिव भी कर लिया स्वतुल्य, सममित भी कर लिया सिमेट्रिक, संक्रमक यानी कि ट्रांजिटिव भी कर लिया। अगर कोई रिलेशन इन तीन कंडीशन को फॉलो करता है तो हम कहते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि तुल्यता संबंध है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन आर है वो एक तुल्यता संबंध है। थैंक यू।